हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर मापन। इससे पहले हम बीमा निकालने के लिए इसको बता दिए थे। ठीक है, तो आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग मापन पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। मापन क्या है? देखिए, विज्ञान की परिभाषा में मापन हम लोग का दैनिक जीवन में रोज काम करता है। जैसे चावल लेना, दूध लेना, ईटा खरीदना, कपड़ा खरीदना, तो ये सब सारी चीज जो है सब मापन पर ही निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग मापन विज्ञान के परिमाप पर निर्भर करता है। मापन इसका परिचय अगर देते हैं तो विज्ञान जो है परिमाप पर निर्भर करता है। विज्ञान जो है परिमाप पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग लोहा हमारे दैनिक जीवन में दूध, चावल, आटा, ईंट, कपड़ा इत्यादि का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग हम लोग मापन में करते हैं। जैसे कि दूध लेते हैं तो 2 लीटर दूध लेना, चावल लेना है तो 2 केजी चावल लेना, तो सबका अलग अलग इकाई के रूप में हम लोग इसका परिभाषित करते हैं। जैसे कपड़ा लेना तो हम नहीं बोल सकते हैं कि 2 केजी कपड़ा दीजिए, या 2 लीटर कपड़ा दीजिए। तो कपड़ा के लिए हम लोग मीटर इकाई का प्रयोग करेंगे। तो सबका अलग अलग भौतिक राशियों से हम लोग इसको उपयोग करते हैं और इसका अलग अलग परिभाषा रखते हैं। जैसे कि भौतिक राशियां देखा जाए, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो भौतिक राशियां उसे कहते हैं जिसका मापतोल किया जाए। जिसका मापतोल किया जाए उसे हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। जिसका मापतोल किया जाए उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जिसका मापतोल संभव हो उसे हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिसका मापतोल किया जाता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि कितने प्रकार का? तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां एक को बोलते हैं हम लोग दैसिक राशि और दूसरा को बोलते हैं अदैसिक राशि। इसको सदिश राशि बोल सकते हैं, और इसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। कौन राशि बोलते हैं? अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि, दैसिक राशि और अदैसिक राशि, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी और इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब भौतिक राशि क्या है, दैसिक राशि क्या है, अदैसिक राशि क्या है, सदिश राशि। दैसिक राशि को सदिश राशि, अदैसिक राशि को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो राशियां कितने प्रकार के भौतिक राशियां? तो 2 प्रकार के होता है, एक दैसिक राशि, एक अदैसिक राशि। अब दैसिक राशि किसे कहते हैं और अदैसिक राशि किसे कहते हैं? दैसिक राशि उसे कहते हैं, इसका हम कुछ परिभाषा लिख करके समझाते हैं कि दैसिक राशि उसे कहते हैं जिसका दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे दैसिक राशि कहते हैं। और जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, उसे अदैसिक राशि कहते हैं। ठीक है, अगर आपको परिभाषा लिखना है तो क्या लिखिएगा? जिसका दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे दैसिक राशि कहते हैं। जिसका सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे अदैसिक राशि कहते हैं। जैसे इसमें समझौता क्या क्या है, इसका क्या क्या उदाहरण होता है, इसका क्या क्या उदाहरण होता है, तो हम लोग परिभाषा से इसको आगे समझते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि राशियां का परिचय, कि विज्ञान का परिमाप का वह परिभाषा है जो खरीदते बेचते समय जो मापतोल किया जाता है उसे हम लोग राशियां कहते हैं। इसका परिचय देते हुए उसका बाद बोल रहा था कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं? जिसका मापतोल किया जाता है उसे हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार के? तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, एक दैसिक राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी या तो सदिश राशि भी कहते हैं, और एक अदैसिक राशि जिसको स्केलर क्वांटिटी या तो अदिश राशि भी कहते हैं। अब इसमें देखिए वेक्टर क्वांटिटी किसके कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का बोध हो। परिमाण के साथ साथ किसका बोध हो?
दिशा का बोध हो उसे हम लोग दैसिक राशि सदिश राशि करते हैं। उसे दैसिक राशि है तो सदिश राशि करते हैं। कहीं कहते हैं सदिश राशि भी दे दिया जाता है, इसलिए दैसिक राशि है सदिश राशि करते हैं। और वे भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो उसे भौतिक राशि सदिश राशि या दैसिक राशि हम लोग कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या था, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, विस्थापन, ये सब कौन राशि है तो दैसिक राशि है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वेग क्या कौन सी राशि है, वेग कौन सी राशि है तो दैसिक राशि है, त्वरण कौन सी राशि है तो दैसिक राशि है, बल कौन सा राशि है तो दैसिक राशि है, भार कौन सा राशि है दैसिक राशि है, विस्थापन कौन सा राशि है तो दैसिक राशि है। ठीक है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ही बोध होता है उसे हम लोग दैसिक राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी या तो सदिश राशि कहते हैं। अब अदैसिक राशि किसे कहते हैं, वे भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण का बोध होता हो, जिसमें केवल परिमाण का बोध होता हो उसे हम लोग अदैसिक राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण का बोध होता है उसे हम लोग अदैसिक राशि कहते हैं। लेकिन दिशा का बोध नहीं होता है, दिशा का बोध नहीं होता है, केवल किसका बोध होता है परिमाण का बोध होता है उसे दैसिक राशि कहते हैं, अदैसिक राशि कहते हैं। जैसे इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मात्रा, मात्रा माने द्रव्यमान, मात्रा मतलब द्रव्यमान भी होता है, याद रखिएगा मात्रा मतलब द्रव्यमान। ठीक है, चाल, घनत्व, समय इत्यादि ये किसकी कैसी राशि है तो अदैसिक राशि है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वेग कौन सी राशि है तो वेग सदिश राशि, वेग कौन राशि है तो दैसिक राशि है, वेग दैसिक राशि है। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 नंबर क्वेश्चन में आता है कि वेग कैसी राशि है तो दैसिक राशि है, बल कैसी राशि है तो दैसिक राशि है, त्वरण कैसी राशि है तो दैसिक राशि है, भार कैसी राशि है तो दैसिक राशि है, विस्थापन कैसी राशि है तो दैसिक राशि है। उसके बाद अदैसिक राशि में कैसे इसका उदाहरण पूछता है, या तो अदैसिक राशि किसे कहते हैं तो आपको क्वेश्चन में परिभाषा लिखना होगा कि वैसी भौतिक राशियां या वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण का बोध होता हो, दिशा का बोध नहीं होता हो उसे अदैसिक राशि कहते हैं। जैसे में आ जाएगा आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मात्रा, चाल, घनत्व, समय इत्यादि कैसी राशि है तो अदैसिक राशि है। अब ये दोनों का अंतर भी आता है, कभी कभी 2 नंबर क्वेश्चन में अंतर भी आता है कि दैसिक राशि और अदैसिक राशि में क्या क्या अंतर है, दैसिक राशि और अदैसिक राशि में क्या क्या अंतर है, तो इसका अंतर के बारे में आगे समझते हैं। हम लोग दैसिक राशि और अदैसिक राशि का अंतर के बारे में समझते हैं। राशि कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक दैसिक राशि एक अदैसिक राशि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि अदैसिक राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिणाम का बोध होता हो, दिशा का बोध न होता उसे अदैसिक राशि कहते हैं। उसका उदाहरण भी देखे थे, दैसिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का ही बोध होता है उसे हम लोग दैसिक राशि कहते हैं। अब देखिए इसका अंतर भी पूछता है कभी एग्जाम में, बोला कि अदैसिक राशि या दैसिक राशि में अंतर। ठीक है, तो अदैसिक राशि में केवल क्या होता है मान का बोध होता था, परिभाषा में भी हम लोग पढ़े थे अदैसिक राशि में किसका बोध होता है सिर्फ मान का बोध होता है, दिशा का बोध नहीं होता है। दैसिक राशि में मान तथा दिशा दोनों का बोध होता है, दैसिक राशि में मान तथा दिशा दोनों का बोध होता है। अब अदैसिक राशि में योग और वियोग की क्रिया से बीजगणितीय नियमों से की जा सकती है। ठीक है, योग और वियोग की क्रिया बीजगणितीय नियमों से की जा सकती है। इसका योग जोड़ या घटाव की क्रिया जो है बीजगणितीय नियमों से की जा सकती है। लेकिन दैसिक राशि में दिशा सूचक होता है, दैसिक राशि में दिशा क्या होता है सूचक होता है, जिसके कारण इसे हम लोग बीजगणितीय नियमों से योग वियोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैसिक राशि में दिशा का सूचक होता है इसलिए इसे बीजगणितीय नियमों से योग वियोग नहीं किया जा सकता है। बोला कि 2 अदैसिक राशि का गुणनफल सर्वदा अदैसिक राशि होगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि 2 अदैसिक राशि का गुणनफल हमेशा कई सर्वदा क्या होगा अदैसिक राशि होगा। 2 अदैसिक राशियों का गुणनफल हमेशा क्या होगा अदैसिक राशि होगा। 2 राशियों का गुणनफल हमेशा क्या होगा अदैसिक राशि ही होता है। लेकिन 2 दैसिक राशियों का गुणनफल अदैसिक भी हो सकता है तो दैसिक दोनों राशि हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग फिर से देखें तो 2 अदैसिक राशियों का गुणनफल सर्वदा हमेशा क्या हो सकता है अदैसिक राशि हो सकता है। 2 दैसिक राशि का गुणनफल हमेशा अदैसिक या दैसिक दोनों राशि हो सकता है। दैसिक राशि में अदैसिक राशि का उदाहरण हम लोग पढ़े थे क्या है मात्रा, चाल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चाल, घनत्व, तापक्रम, ये सब किसका उदाहरण है तो अदैसिक राशि का उदाहरण है। अदैसिक राशि का उदाहरण क्या पढ़े थे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मात्रा, चाल, घनत्व, समय, तापक्रम सब कौन राशि है अदैसिक राशि है। अदैसिक राशि दैसिक राशि का उदाहरण हम लोग क्या पढ़े थे वेग, त्वरण, बल, भार, वेग, त्वरण, बल, भार ये सब किसका विस्थापन इत्यादि किसके उदाहरण है तो हम लोग दैसिक राशि का उदाहरण देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इकाइयों का
इकाई क्या है, यूनिट क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हर एक का कुछ ना कुछ इकाई होता है। ऐसे नहीं हम जाते हैं बाजार में तो ये नहीं बोल देते कि हमको इतना लंबाई का कपड़ा चाहिए, हम लोग बोलते हैं 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए कि कुछ सामान लाने के लिए गए, आलू लाने के लिए गए, चावल लाने के लिए गए, तो उसमें कुछ ना कुछ इकाई लगाते हैं। इन्हें बोलते चावल दीजिए, कितना चावल दीजिए, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग कुछ ना कुछ इकाई लगाते हैं। चावल लाने जाना है तो केजी में लेना, आलू लाने जाना है तो केजी में लेना, कपड़ा लाने जाना है तो लंबाई को हम लोग मीटर में बोलते हैं। चाल है तो कोई भी चाल को, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, कितना दूरी जाना है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, है ना, उस हिसाब से कितना समय लगेगा। समय को हम लोग सेकंड में माप रहे हैं। घनत्व को हम लोग द्रव्यमान बटा आयतन में मापते हैं। तापक्रम को हम लोग क्या सेल्सियस में मापते हैं, सेल्सियस में माप रहे हैं, या फ़ारेनहाइट में माप रहे हैं, केल्विन माप रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसका इकाई होता है। और उसी तरह वेग को मापेंगे तो हम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। हाँ भाई इतना वेग से कोई कार चल रहा है, त्वरण जा रहे हैं, तो उसमें भी लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। बल है तो न्यूटन में मापते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। भार है तो उसको वजन में मापते हैं। विस्थापन है तो कुछ न एक प्रकार का दूरी है कि किसी भी तरह का कितना दूरी जाना है। अब यहाँ से आपको बोलते हैं कि मान लीजिए कहीं आपको जाना है, यहाँ से कोलकाता जाना, दिल्ली जाना, तो आप एक अनुमान तो लगाते हैं ना, यहाँ से इतना किलोमीटर है, तो उसका साथ कुछ ना कुछ हम लोग इकाई का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर से हम लोग चलते हैं कि राशियां कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और हम लोग का दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोग करने के लिए इकाइयों का प्रयोग करते हैं, मापतौल का प्रयोग करते हैं। हर दिन सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग बिना मापतौल के नहीं रह सकते हैं। कपड़ा खरीदते हैं, या तो चावल खरीदते हैं, या तो दूध खरीदते हैं, तो बिना मापतौल का हम लोग किया कुछ नहीं कर सकते। मापतौल हम लोग के जीवन में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण हम लोग हर एक चीज को आगे लेकर के चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इकाइयां क्या होता है। चलिए आगे देखें तो अभी हम लोग कि इकाई के बारे में बोल रहे थे कि इकाई क्या है। इकाई क्या है कि बिना इकाई का हम लोग का जीवन संभव नहीं हो सकेगा। देखिए बड़ा इकाई क्या है, बड़ा किसी भी भौतिक राशि के लिए, किसी भी भौतिक राशि के लिए इकाई की आवश्यकता होता है। किसी भी भौतिक राशि के लिए किसकी आवश्यकता होता है, इकाई की आवश्यकता होता है। अतः इकाई एक मानवीय परमाणिक राशि है। इकाई जो है एक मानवीय परमाणिक राशि है। जैसे मान लीजिए कोई चावल का ढेर है, चावल का ढेर से हम एक मुट्ठी चावल निकाल लिए, तो इससे थोड़ी ना पता चलेगा कि हम कितना ग्राम निकाले हैं, कितना केजी निकाले हैं, कितना क्विंटल निकाले, ऐसे कुछ पता नहीं चलता। चाहे ढेरी लेकर के आप अनुमान नहीं लगा सकता, अनुमानित नहीं हो सकता। यह एक प्रमाणिक है कि हाँ हम 1 केजी निकाल सकते हैं, 100 ग्राम निकाल सकते हैं, 100 केजी निकाल सकते हैं, 100 क्विंटल निकाल सकते हैं, उससे पता चलता है। बोला कि किसी भी भौतिक राशि की इकाइयों की आवश्यकता होती है। अतः इकाई एक मानवीय परमाणिक राशि है, इसको प्रमाण किया गया है, जिसके रूप में उसी प्रकार के अन्य भौतिक राशि भी व्यक्त किया जाता है। अब चावल का बात हो गया तो केजी में, लंबाई का बात हो गया तो मीटर में, हाँ उसके बाद अगर मान लीजिए लंबाई का बात हो गया तो मीटर में, दूध का बात हो गया तो लीटर में। तो सबका अलग अलग इकाई के रूप में हम लोग अलग अलग मान को प्रमाणित किए हैं। बोला कि इकाई की उपयोगिता क्या है, इकाई के बिना किसी भी राशि का माप संभव नहीं है। इकाई के बिना किसी भी राशि का माप संभव नहीं है, हम माप नहीं सकते हैं। अगर दूध रखा हुआ तो दूध कितना है इसे थोड़ी ना पता चलेगा। अब उसका माप से हम लोग 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 10 लीटर है, या तो तेल है, तो कोई भी चीज को हम लोग मापने के लिए सबसे पहले उसका इकाई को लगाना संभव हो पाता है। अगर इस इकाई नहीं लगेगा तो ये संभव नहीं है। मतलब इकाई के बिना किसी भी राशि का माप संभव नहीं है, और ना तो उस राशि का मान का बोध हो सकता है। इकाई के बिना ना तो किसी राशि का मान संभव है, और न तो उसका कभी बोध हो सकता है। बोला जैसे कि 5 कहने से कुछ समझना संभव नहीं है। अगर हम 5 बोल दिए तो इससे कहने से कुछ संभव नहीं है कि 5 क्या है, किंतु 5 सेंटीमीटर कहने से एक निश्चित दूरी समझा जाता है कि 5 सेंटीमीटर बोल दिया है। जैसे हम लोग ज्यामिति वगैरह बनाते हैं, 5 सेंटीमीटर भुजा बना लेते हैं, या तो 5 मीटर का भुजा बना लेते हैं। तो बिना इकाई का हम लोग कुछ भी करना संभव नहीं हो पाता। 5 कहने से कुछ समझना संभव नहीं है, किंतु 5 सेंटीमीटर कहने से एक निश्चित दूरी को समझा जा सकता है। इसी प्रकार 5 केजी कहने से एक निश्चित भार का मान पता लगा सकते हैं कि कितना भार बोला है, तो 5 केजी बोला है। अब बोला इकाई कितने प्रकार का होता है, तो इकाई 2 प्रकार का होता है। इकाई कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है मौलिक इकाई, एक होता है व्युत्पन्न इकाई। एक होता है मौलिक इकाई, एक होता है व्युत्पन्न इकाई। पूरा मौलिक इकाई किसे कहते हैं, तो मौलिक इकाई हमेशा एकदम स्वतंत्र रहता है, परस्पर स्वतंत्र रहता है, किसी से किसी का कोई मेल नहीं। जैसे लंबाई है तो मीटर में मापेंगे, समय है तो सेकंड में मापेंगे,
हाँ, उसके बाद अगर दूरी है तो मीटर में मापेंगे। मतलब कहीं पर भी कोई भी चीज आपको हम लोग द्रव्यमान है तो केजी में मापेंगे। तो हमेशा परस्पर ये स्वतंत्र रहेगा। ये नहीं कि 5 केजी मीटर जाना है, ऐसा कुछ नहीं। 5 किलोमीटर जाना है या 5 मीटर जाना है या 5 सेंटीमीटर जाना है ना। ऐसा नहीं कि हम फिर जाएंगे बोलेंगे 5 केजी 5 लीटर हमको आलू दे दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं। सब ये हमेशा जो मौलिक इकाई है ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। लेकिन व्युत्पन्न इकाई मौलिक इकाई से ही निकला हुआ भाग है। व्युत्पन्न इकाई मौलिक इकाई से ही निकला हुआ भाग है। आप इसका बारे में परिभाषा सही समझते हैं कि मौलिक इकाई की संख्या कितना है, व्युत्पन्न इकाई की संख्या कितना है, मौलिक इकाई किसे कहते हैं, व्युत्पन्न इकाई किसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, और एक चीज, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके हर एक चीज को कॉपी में नोट करते जाइए। अब देखिए, हम बोले थे इकाइयां कितने प्रकार के होते हैं, तो इकाइयां 2 प्रकार के होते हैं, एक मौलिक इकाई है, व्युत्पन्न इकाई। लेकिन कुछ ऐसा मात्रक भी है जिसका इकाई नहीं होता है, क्योंकि वो सजातीय रूप से अनुपातिक राशि में लिखा जाता है, इसलिए उसकी इकाई नहीं होता है। लेकिन इकाई कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का, एक मौलिक इकाई और एक व्युत्पन्न इकाई। एक मौलिक इकाई और एक व्युत्पन्न इकाई। वरकि मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहते हैं, वे इकाई जो परस्पर स्वतंत्र होती है। हम पहले ही बोले थे कि जो परस्पर क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे हम लोग मौलिक इकाई कहते हैं। जो परस्पर क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे हम लोग मौलिक इकाई कहते हैं। जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, वे इकाइयां, अगर आपको लिखना हो मौलिक इकाई किसे कहते हैं, तो वे इकाइयां जो परस्पर क्या हो, स्वतंत्र हो, आपस में उसका कोई संबंध ना हो, आपस में उसका कोई संबंध नहीं होता, उन्हें मौलिक इकाइयां कहते हैं। उन्हें मौलिक इकाई कहते हैं। जैसे लंबाई को हम लोग लेंथ लिखते हैं, लंबाई को लेंथ लिखते हैं तो एल में, मात्रा या तो द्रव्यमान को हम लोग एम से, मास लिखते हैं, तथा समय को टी, टाइम से सूचित करते हैं। टाइम से सूचित करते हैं, टाइम से सूचित करते हैं। ये इकाइयां एक दूसरे से पूर्ण रूप से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। मौलिक इकाइयां किसे कहते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल रूप से क्या हो, स्वतंत्र होती है और आपस में कोई संबंध नहीं होता, उसे हम लोग मौलिक इकाइयां कहते हैं। जैसे लंबाई को लेंथ एल से सूचित करते हैं, मात्रा या द्रव्यमान को यम, मास एम से सूचित करते हैं, और समय को टी से सूचित करते हैं। ठीक है, ये इकाइयां एक दूसरे से क्या होती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। एक दूसरे से क्या होती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। आप देखते हैं हम लोग व्युत्पन्न इकाई, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, बोला कि वे इकाइयां जो मूल इकाइयों की सहायता से निकाली जाती है। जो मौलिक इकाई है ना, इनकी सहायता से निकाली जाती है। जो मौलिक इकाई इनकी सहायता से निकाली जाती है, वे इकाइयां जो मूल इकाइयों की सहायता से, मूल इकाइयों की सहायता से निकाली जाती है, उसे व्युत्पन्न इकाइयां कहते हैं, तो डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। वे इकाइयां जो इसी से निकला है, मूल इकाइयों से, मौलिक इकाइयों से ही निकला, मूल इकाइयों की सहायता से निकाली जाती है, उसे व्युत्पन्न इकाइयां कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं। तो मीटर कहाँ से निकला है, मीटर लंबाई से निकला, जो कि क्या है, मौलिक इकाइयों से निकला हुआ। लंबाई को हम लोग, लेंथ को किससे मापते हैं, मीटर मापते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक बोल रहा है, क्या कहता है, व्युत्पन्न मात्रक बोलता है कि वे इकाई जो मूल इकाइयों की सहायता से निकला है, मूल इकाइयों की सहायता से निकलने को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर, देखिए सीजस मात्रक दे दिया, वर्ग सेंटीमीटर सीजस मात्रक है। घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये भी इसका सीजस मात्रक है। ठीक है, उसका बाद तथा आयतन की इकाई घन मीटर, ये देखिए एसआई मात्रक है। ये क्या है, एसआई मात्रक है। तो जिससे निकल रहा है, मौलिक इकाई से क्या निकल रहा है, व्युत्पन्न इकाई निकल रहा है, उसे हम लोग व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। अब बोल रहा है जैसे कुछ जो है अनुपातिक राशि में कुछ लिखा जाता है जिसका कोई इकाई नहीं होता है। जैसे मान लिया अपेक्षिक आर्द्रता का कोई इकाई नहीं होता है, विशिष्ट गुरुत्व का कोई नहीं होता, विशिष्ट ऊष्मा का नहीं होता है। इसलिए लिख देगा आपका क्वेश्चन अगर कल मिले कि किसकी इकाई नहीं होता है, क्योंकि इसको अनुपातिक रूप में लिखा जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता को लिखते हैं वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री पर जल का घनत्व, उसे हम लोग अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो इसकी कोई इकाई नहीं होता है क्योंकि अनुपातिक रूप में लिखा जाता है। किसकी इकाई नहीं होता है, और विशिष्ट गुरुत्व की इकाई नहीं होता है। विशिष्ट गुरुत्व नोट कर लीजिएगा अच्छे से, विशिष्ट गुरुत्व का इकाई नहीं होता है, विशिष्ट ऊष्मा का इकाई नहीं होता, अपेक्षिक आर्द्रता का इकाई नहीं होता है, घुलनशीलता जिसको सोल्युबिलिटी कहते हैं इसकी इकाई नहीं होता है, परमाणु भार का नहीं होता है, ये सब की इकाई नहीं होता है। विशिष्ट गुरुत्व जिसकी इकाई ना हो, जिसकी इकाई होता है उसे तो
जो स्वतंत्र रूप से रहता है उसे हम लोग मौलिक इकाई कहते हैं, जो मौलिक इकाई से निकलता है उसे हम लोग व्युत्पन्न इकाई कहते हैं, और जिसका कुछ इकाई ना निकलता हो तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके कि ये 4-5 चीज का इकाई नहीं होता। जैसे विशिष्ट गुरुत्व का इकाई नहीं होता, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई नहीं होता, अपेक्षिक आर्द्रता की इकाई नहीं होता, घुलनशीलता की इकाई नहीं होता, और परमाणु भार की इकाई नहीं होता, अनुपातिक राशि, क्योंकि ये क्या है, अनुपातिक राशियों में लिखा जाता है, क्योंकि इसको अनुपातिक राशियों में लिखा जाता है, अतः इसकी इकाई नहीं होता। अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोग ऐसा मात्रक मौलिक इकाई कितने प्रकार का होता है, व्युत्पन्न इकाई कितने प्रकार की होती है, और ये दोनों को अंतर के बारे में भी समझता है कि मौलिक इकाई में क्या अंतर होता है और व्युत्पन्न इकाई में। जैसे हम लोग देखे थे राशि में, राशि कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का, दैसिक राशि, अदैसिक राशि। उसका परिभाषा सही समझे थे, परिभाषा और उदाहरण सही, आप उसमें भी हम लोग अंतर को देख लिए थे। उसका भी अंतर था, किसी में दिशा के साथ साथ परिमाण था, दूसरे दैसिक राशि, जिसमें केवल दिशा सिर्फ दिशा परिमाण था, दिशा नहीं था, दूसरे अदैसिक राशि कहते हैं। अदैसिक राशि में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और सब लिए थे, और दैसिक राशि में क्या लेते, चाल, वेग, त्वरण, बल, तो विस्थापन, ये सब क्या था, दैसिक राशि था। उसी प्रकार इसको अभी दोनों का हम लोग अंतर के बारे में समझेंगे। और ये तो एकदम नोट कर लीजिएगा कि किसकी इकाई नहीं होता है, तो विशिष्ट गुरुत्व का इकाई नहीं होता, विशिष्ट ऊष्मा का नहीं होता, अपेक्षिक आर्द्रता का नहीं होता है, घुलनशीलता का नहीं होता है, परमाणु भार का, ये सब का इकाई नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई में अंतर, मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई में अंतर देखते हैं इसको। बोला कि मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई में, मौलिक इकाई पूर्ण रूप से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अभी भी हम लोग पढ़े थे कि मौलिक इकाई की परिभाषा में पढ़े थे कि मौलिक इकाई पूर्ण रूप से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न इकाई किससे निकला है, तो मौलिक इकाई द्वारा क्या होती है, गठित होती है। मौलिक इकाई द्वारा क्या होती है, गठित होती है व्युत्पन्न इकाई। और मौलिक इकाई की संख्या कितनी है, तो 7 है। मौलिक इकाई की संख्या कितनी है, 7 है। लेकिन व्युत्पन्न इकाई की संख्या क्या है, असंख्य हो सकती है। ठीक है, व्युत्पन्न इकाई क्योंकि इससे ही बढ़ करके वो असंख्य रूप ले सकता है। मौलिक इकाई पे परस्पर कोई आपस में संबंध नहीं होता, मौलिक इकाई के परस्पर में कोई आपस में संबंध नहीं होता है, लेकिन व्युत्पन्न इकाई एक दूसरे पर क्या करती है, निर्भर करती है। अब यही मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बाद अब हम लोग देखेंगे कि मापन पद्धति क्या होता है। मापन पद्धति में अब हम लोग सीजीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक और एसआई मात्रक को देखते हैं अलग अलग रूप से। सीजीएस मात्रक को हम लोग फ्रेंच या डेसिमल या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं, और एमकेएस को भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जब सीजीएस एमकेएस, सीजीएस से एमकेएस और एमकेएस से एसआई निकला, जो एसआई मात्रक की मूल मात्राओं की संख्या का 7 बताता है, जिसमें लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय को सेकेंड, तापमान को केल्विन, ज्योति तीव्रता को कैंडेला, पदार्थ की मात्रा को मोल, जो कि इसकी संख्या बताया गया है। ये सब मौलिक संख्या है, जिसकी संख्या कितनी बताई गई है, 7। ये 7 संख्या ही मौलिक संख्या को रूप में लिया जाता है। आप इसके आगे का वीडियो में इसके बारे में और बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद।